हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। मैं आपको काफ़ी चैप्टर अब तक पढ़ा चुका हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, जिसमें हमने ग्रामर भी शामिल की, टेक्निकलिटीज़ भी शामिल की और हमने आगे भी प्लान बनाया कि मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आज मैं एक मुख्तलिफ़ चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं कहूँगा पढ़ाना नहीं है बल्कि आपकी नॉलेज में एक इजाफ़ा करना है। बुनियादी तौर पर हम इंग्लिश पढ़ ज़रूर रहे होते हैं, लेकिन हमें कोई माहिर ये नहीं बताता कि आखिर मुझे इंग्लिश के क्या तरीक़ेकार हैं, क्या टिप्स हैं जिसके ज़रिए मुझे इंग्लिश आसानी से आ सकती है। तो आज हम आपको मुख्तलिफ़ टिप्स देंगे कि किस तरीके से आप इंग्लिश को बहुत आसानी के साथ घर बैठे सीख सकते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा मुख्तलिफ़ हमारे पाकिस्तान, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट दावे करते हैं कि जी हम 3 महीने में इंग्लिश सिखा देंगे, लर्न इंग्लिश इन 3 मंथ्स, लर्न इंग्लिश इन 4 मंथ्स। 2 महीने में भी कोई दावे कर रहा होता है, कोई यूट्यूब पे कह रहा होता है 1 महीने में इंग्लिश सीख लें। बल्कि मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी जिसमें एक साहब ये दावा कर रहे थे कि 1 वीक के अंदर आप इंग्लिश सीख लीजिए। अच्छा, इसका देखिए, इसकी पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती कि आप 3 महीने में, एक हफ़्ता तो मैं नहीं कहूँगा कि 1 हफ़्ते में आप इंग्लिश सीख जाएँ, लेकिन 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन असल में होता क्या है कि इस तमाम अमल में एक सीखने वाला होता है, एक सिखाने वाला होता है। दोनों पे डिपेंड करता है कि सिखाने वाला कितना माहिर है अपने काम का और आपको किस अंदाज़ में लेके चल रहा है और क्या आप पे भरपूर तवज्जो दे रहा है वो। और जो सीखने वाला है उसकी सलाहियत पे डिपेंड करता है, उसकी उसकी कैपेबिलिटीज़ पे और उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आखिर वो इतनी मेहनत कर रहा है, इतना टाइम अपनी इस ज़रूरत को या शौक़ को, जो भी आप कह लीजिए, इंग्लिश सीखने के अमल को, इस पे इतना वक्त भी दे रहा है, वो इतनी मेहनत कर रहा है, इतने शौक़ से पढ़ रहा है। और क्या बाज़ लोग तो वैसे होते हैं कि जो जुनून की हद तक सीखना चाहते हैं, उनका वो चाहते हैं कि मैं जल्द अज़ जल्द सीख कर और एक बेहतरीन मुस्तक़बिल के लिए आगे बढ़ जाऊँ। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज यकीनी बात है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली और एक दूसरे को समझाने वाली ज़बान में से एक है। तो लिहाजा 3 महीने में भी आप सीख सकते हैं, बशर्ते कि आपका शौक़, आपकी ज़रूरत, आपका जज्बा, आपकी डिटर्मिनेशन हो ऐसी, और आपको सिखाने वाला एक ऐसा हो जो कि अपने काम का माहिर हो। आज हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे कि आपके लिए कैसे आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को, उसके सीखने के अमल को बेहतर बना सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ आप घर बैठे अपने इन्वायरमेंट के अंदर भी और अपने दोस्तों के इन्वायरमेंट को इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन इंग्लिश के माहिर बन जाएँ। ये कोई मुश्किल काम नहीं। तो याद रखिए कि ये सब आपकी मेहनत पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, आपके शौक़, आपके जज्बे, आपकी लगन पर, आपके जुनून पर, और उसके बाद बाकी तमाम चीज़ें आपको सपोर्ट दे रही होती है एनवायरनमेंट के अंदर। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर किस तरह आप बहुत आसानी के साथ घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखने के पहले अमल को मैं ये कहूँगा कि आप जो स्टार्ट लीजिए, वो सबसे पहले तो हमारी वीडियो देखना आप स्टार्ट कीजिए। जो इंग्लिश की वीडियो मैंने बनाई है, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं इंग्लैंड और पाकिस्तान का, मेरे तकरीबन 30 साल का बैकग्राउंड इंग्लैंड का, उससे पहले मेरी बेसिक एजुकेशन पाकिस्तान से, फिर मैंने मास्टर्स इंग्लैंड से किया लिंग्विस्टिक्स के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज में। वहाँ मैंने पढ़ाया, बहुत आला यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया, फिर पाकिस्तान आया, यहाँ बहुत आला यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पढ़ाया और मैंने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर्स भी लोगों को तैयार करके दिए, उनको डिज़ाइन करके दिए और वहाँ भी मैंने शुरू में पढ़ाया और उनको फिर आगे बढ़ाया। तो मेरी वीडियोज़ आप देखिए, बिल्कुल मुफ्त हैं आपके लिए। हाँ, अलबत्ता ये है कि मैं 1 हफ़्ते में आपको नहीं सिखाऊँगा, आपको वक्त लगेगा, लेकिन वक्त लगेगा उतना जितना कि आप मेहनत करेंगे, ये बात याद रखिए। ठीक है, तो हमारी वीडियोज़ आप देखिए, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आपको सपोर्ट मिलती चली जाएगी। अच्छा, यहाँ हम कहते हैं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश ईज़िली, इसको समझने की कोशिश करें आप। पहले नंबर पे तो ये समझिए आप कि बेसिकली होता क्या है कि जिस तरह हम मुख्तलिफ़ टूल्स इस्तेमाल करते हैं अपने मुख्तलिफ़ कामों के लिए, जिस तरह मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन मुख्तलिफ़ टूल्स इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह का एक टूल इंग्लिश बोलने का फ़न जो है उसको भी डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको हम इंग्लिश टीचिंग कहते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे फिर फैक्टर्स शामिल होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। जिस तरह आपने देखा मैकेनिक
4 मुँह का पेशकश भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको प्लस वाला कहते हैं, माइनस वाला यानी कि 1 मुँह का पेशकश भी इस्तेमाल करते हैं। जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत होती है उस तरह वो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज भी एक समझ लीजिए एक आर्ट है। आप जिस तरह मिसाल के तौर पर एक पिक्चर बनाने को आप एक आर्टिस्ट हैं, आप पिक्चर बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे बुनियादी तौर पर कि आपके ज़हन के अंदर जो एक एक आइडिया मौजूद है, आपके ज़हन के अंदर जो एक समझ लीजिए इमेज मौजूद है, उसको आप एक कागज़ के ऊपर उतार देंगे। यही होता है ना। उसी तरह आप जब लैंग्वेज बोलते हैं, फ़र्ज़ कीजिए आपकी जो मदर टंग है, मादरी ज़बान है, वो उर्दू या हिंदी है। आप अगर फ़र्ज़ कीजिए इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप कुछ टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने ज़हन में जो आपके उर्दू के अल्फाज, हिंदी के अल्फाज हैं, उनको आप कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। जिस तरह आप कलम से या किसी भी मार्कर से या किसी आर्टिस्ट के किसी टूल से आप तस्वीर बना रहे हैं, अपने जहन के इमेज को वहाँ उतार रहे हैं, उसी तरह आप अंदर ट्रांसलेट करेंगे अपने जहन के अंदर उन अल्फाजों को अपनी ज़बान से इंग्लिश में, और फिर उसको दूसरे तक पहुँचाएँगे। यानी कि कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है आपका ये। जैसे पहला टूल मैं कहूँगा वोकेबलरी होता है, यानी कि अल्फाज का ज़ख़ीरा, वो टूल एक इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, आपके जो उस्ताद, आपके गुरु जो होते हैं, जो टीचर आपके होते हैं, वो आपको जो टेक्निक बताते हैं कि जी ये फार्मूला है, यहाँ आप सब्जेक्ट लगाएंगे या वर्ब लगाएंगे या ऑब्जेक्ट लगाएंगे, शुड का कहाँ इस्तेमाल आना चाहिए, शुड को कहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जब आप सीख जाते हैं, एक टेक्निक्स और टूल्स आपके पास आ जाते हैं, वोकेबलरी वगैरह, तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप इंग्लिश बोल सकें। अच्छा, यहाँ यही बात हम कह रहे हैं। some way learning English through technique, you basically develop tools in your mind to translate from your language into English to communicate your thoughts. अपने ख्यालात दूसरे तक पहुंचाने के लिए आप ये काम करते हैं। अच्छा, वोकेबलरी बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। देखिए अल्फाज क्या होते हैं कि वही जिस तरह मैंने आपको बताया कि 10 नंबर का पाना भी होता है, माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर भी होता है, प्लस वाला भी होता है। तो आपने सही टूल कहाँ इस्तेमाल करना है वो आप तब आपको आएगा जब आपके पास अल्फाजों का ज़ख़ीरा होगा, वोकेबलरी होगी, वर्ड्स होंगे। तो हम यह कह रहे हैं मेजर लैंग्वेज टूल टू हेल्प यू ट्रांसलेट, कि ये आपको ट्रांसलेट करने में जो सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगा, मेजर है ये, वो है वोकेबलरी यानी कि अल्फाज। The more the vocabulary, the easier the translation. जितने ज़्यादा अल्फाज आप सीख जाएंगे, अपने वोकेबलरी को बढ़ा लेंगे, उतने ज़्यादा आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मैं किसी को ये कहना चाहूँ कि भाई जहाज़ ने उड़ना शुरू कर दिया, तो मैं क्या कहूँगा? तो मुझे पता होना चाहिए कि जहाज़ के उड़ने को टेक ऑफ कहते हैं, ठीक है। अगर मुझे नहीं पता तो मैं वहाँ फंस जाऊँगा, मेरा अल्फाजों का ज़ख़ीरा महदूद हो जाएगा। तो ये बात आपने ज़रूरी याद रखनी है कि मेजर जो चीज़ है वो हमारा वोकेबलरी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी वोकेबलरी को बढ़ाने के लिए आप आसानी के साथ ये कर सकते हैं अपने घर बैठे हुए कि आप अखबार ले लीजिए मिसाल के तौर पर, सही है। रीड न्यूज़पेपर। फ़र्ज़ कीजिए आपने एक अखबार ले लिया, कोई किताब ले ली, कोई नावल ले लिया। बेहतर तो ये आप अखबार लीजिए जिसमें रोज़मर्रा की नई नई ख़बरें होती हैं और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे होती हैं, जहाँ अल्फाज का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होता है। फ़र्ज़ कीजिए आपने अखबार ले लिया, आप अखबार को पढ़िए। जहाँ आपको कोई ऐसा वर्ड नज़र आता है जो आपके लिए अननोन है, जिसको आप नहीं जानते, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने नए लफ्ज़ को आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। उसको नोट करना है कि यार ये मुझे मुश्किल लग रहा है, हाईलाइट आपने कर लिया। फिर उसकी मीनिंग आप डिक्शनरी में देखिए। आजकल तो ऑनलाइन डिक्शनरीज़ बेपनाह है, सही है। आप मोबाइल में भी देख सकते हैं। तो आप डिक्शनरी में उस लफ्ज़ को देखिए और उस लफ्ज़ को देखने के बाद आप अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, एक नोटबुक रख लीजिए, उसमें उस वर्ड को आपने लिखना है लाजमी। जब आप लिख लेंगे तो होगा क्या, बेसिकली आप 3 मराइल से गुजर गए। पहले नंबर पे आपने रीडिंग की, ठीक है, यहाँ से आपने वर्ड निकाला, आपके जहन के अंदर वर्ड बैठ गया। मिसाल के तौर पर टेक ऑफ, आपके जहन के अंदर वर्ड बैठ गया टेक ऑफ। उसके बाद आपने उस वर्ड को अंडरलाइन किया, अंडरलाइन करने के बाद आपने डिक्शनरी में चेक किया, डिक्शनरी में चेक करने के बाद आपने उस वर्ड को अपने पास नोट किया। तो ये 3 मराइल से जब आप गुजरेंगे तो वो वर्ड यकीनी बात है आपके जहन के किसी न किसी खाने में ज़रूर महफूज हो जाएगा, सही है, आपके यहाँ रजिस्टर हो जाएगा, आपके जहन के रजिस्टर के अंदर।
اچھا جی، تو یہ آپ کو مدد دے گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ الفاظوں کو یاد کریں، لکھیں، نوٹ کریں اور ان کو یاد کر لیں۔ تو آپ تھوڑے عرصے میں آپ محسوس کریں گے، جب آپ لکھنا شروع کریں گے، فرض کیجئے کہ آپ کو آج 50 دن گزر گئے لکھتے ہوئے چیزوں کو، یا 10 دن گزر گئے، تو اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے پاس جو نئے ورڈ آنے کی جو رفتار تھی، آپ جہاں نوٹ کرتے جا رہے تھے وہ کم ہو گئی، کیونکہ آپ کے پاس ایک ذخیرہ بن گیا۔ آپ کے پاس اب وہ ورڈ موجود ہیں جو کہ آپ دیکھتے ہیں، بھئی اخبار میں ٹیک آف آیا، میں تو نوٹ کر چکا، مجھے پتہ ہے ٹیک آف کے کیا معنی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ورڈ آپ کی نالج میں آ جائیں گے اور آپ کی خود کی ایک ووکیبلری آپ کے ذہن میں بلٹ ان ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو سب سے آسان ترکیب تو یہ ہے کہ آپ ایک نیوز پیپر پڑھیے اور اس میں سے چیزوں کو دیکھیے۔ دوسرے میں یہ کہوں گا کہ آپ آبزرویشن کیجئے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہوتا ہے۔ آبزرویشن کیا ہوتی ہے کہ آپ ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھیے، کوئی فلم دیکھیے، یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے، آج کل تو یوٹیوب بہت عام ہے، آپ اپنے موبائل پہ ہی بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ آپ انگلش کی وہ ڈرامہ، وہ مووی دیکھیے جو کہ نیٹیو اسپیکر یعنی کہ گوروں کی بنی ہوئی ہو۔ آپ اس کو دیکھنے کے بعد کوشش کیجئے کہ ان کی تمام باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یقینی بات ہے آج کل یوٹیوب پہ آپ پوز بھی کر سکتے ہیں، جہاں سمجھ میں نہ آئے اس کو پوز کر لیا، دوبارہ اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کے گئے، ریوائنڈ کیا اور دوبارہ سن لیا اسے۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا، شروع میں تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو چیزوں کو، ان کے الفاظ، کیونکہ ان کی پروننسیشن اور ان کا ایکسنٹ مختلف ہوتا ہے تھوڑا سا ہمارے مقابلے میں۔ تو یہ ہے آبزرویشن سے پریکٹس کرنا۔ ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو یقینی بات ہے، آپ کو یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ نے 1 گھنٹے اگر پریکٹس کر لی تو آپ سب کچھ آ گیا، یہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو کرنی ہوگی۔ اچھا، اس سے آگے ہم چلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آخر میں آپ نے انگلش اسپیکنگ کی پریکٹس کرنی ہے۔ پریکٹس کیسے کرنی ہے کہ اگر آپ کے پاس، سب سے اچھی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ فرض کیجیے ایسے انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں جہاں گورے کام کرتے ہیں، انگریز کام کرتے ہیں، تو اپنے یہاں سے تھوڑا بہت سیکھنے کے بعد آپ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ، ان کلیگس کے ساتھ بات کیجئے، یا اگر ایسی کوئی آپ کے پاس وہ اویلیبلٹی نہیں ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو اچھے انگلش اسپیکنگ لوگ ہیں ہمارے اپنے ہی، ان کے ساتھ آپ انگلش بولنے کی کوشش کیجئے، اور کولیگس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے انوائرمنٹ میں جہاں بھی آپ کے لیے اپنے بہن بھائی جو آپ کے اچھے انگلش بول سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ کوشش کیجئے، تاکہ آپ کا اسپیکنگ پاور بھی بہتر ہوتا چلا جائے۔ ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ فرض کیجئے کہ آپ کے پاس ایسا کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے کہ کوئی انگلش بولنے والا آپ کے اطراف میں کہیں موجود ہو، نہ دفتر میں، نہ گھر میں، نہ کسی اور جگہ، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ خود سے ایک شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ایک بڑا شیشہ لے لیجئے، مرر لے لیجئے، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کہ آپ انگلش کی پریکٹس کیجئے، اپنے آپ سے ہی بات کیجئے، خود ہی جواب دیجئے، خود ہی سوالات کیجئے، جس طرح کہ آپ یہ محسوس کر کے یہ میرے سامنے میری جو چھوی نظر آ رہی ہے، جو میرا امیج نظر آ رہا ہے، یہ میرا ایک دوست ہے، تو اس سے آپ بات کیجئے، تو یقینی بات ہے آپ کی انگلش میں بہتری آئی۔ اب آپ کہیں گے کہ جی اگر میں نے ایسا کیا تو میرے گھر والے، میرے دوست یار کہیں گے کہ یار یہ تو پاگل ہے، یہ تو کیا حرکتیں کر رہا ہے پاگلوں والی، اس کو اتنا جنون سوار ہو گیا انگلش سیکھنے کا۔ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ کو کوئی پاگل سمجھتا ہے تو اس کو سمجھنے دیجئے، آپ اپنے کام سے کام رکھیے۔ میں نے شروع میں کہا تھا ہمت مردہ مدد خدا، آپ نے اپنے کام میں جٹ جانا ہے، آپ نے جہاں ہمت ہاری وہاں سب کچھ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی برا مانتا ہے آپ کی باتوں سے، یا آپ کو تنقید کرتا ہے، یا آپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کا دوست ہی نہیں وہ۔ یاد رکھیے اگر آپ کا کوئی دوست ہوگا تو آپ کی بھلائی میں خوش ہوگا وہ، بجائے اس کے کہ آپ کو پریشان کر کے، آپ پہ تنقید کر کے، آپ کا مذاق اڑا کے خوش ہو۔ وہ دوست ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی۔ تو لہٰذا آپ نے سب کی پرواہ کیے بغیر اپنی لرننگ کرنی ہے انگلش لینگویج کی، اور کس لیے کرنی ہے کہ آپ کو آپ کا روشن مستقبل آگے نظر آ رہا ہے۔ ایک بہت بڑی زبان ہے دنیا کی، بہت امپورٹنٹ زبان ہے، اور اگر آپ نے یہ یاد رکھی ہے، اگر آپ نے بہترین انگلش بولنا سیکھ لی تو آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی کامیاب انسان نہیں ہے۔ تو آپ کسی کی پرواہ نہیں کیجیے، آپ کا دوست ہوگا تو آپ کی اس چیز سے وہ خوش ہوگا اور آپ کو بیک اپ کرے گا، آپ کو سپورٹ دے گا۔ صرف وہ آپ کو ڈسکریج کرے گا جو آپ کا دشمن ہوگا، یہ بات یاد رکھیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اوور نائٹ ہم کوئی بھی چیز سیکھ جائیں، تو آپ نے اپنی ہمت نہیں ہارنی، تو آپ نے جتے رہنا ہے، آپ نے ڈٹرمنیشن اپنے اندر رکھنی ہے۔ اگر آپ نے ڈٹرمنیشن اپنی رکھی اور آپ لگے رہے، محنت آپ نے کی، تو آپ بہت آسانی کے ساتھ ایک وہ زبان سیکھ جائیں گے جو کہ انٹرنیشنل زبان ہے، اور پوری دنیا اس میں کمیونیکیشن کرتی ہے۔ اور آخر میں پھر وہی کہوں گا
کہ گھوم پھر کے کہ ہماری انگلش لینگویج کی آپ جتنی ویڈیوز ہیں ان کو دیکھیے، آپ کو بڑی مزیدار اور یونیک چیزیں اس کے اندر ملیں گی جو میری گارنٹی ہے کہ انڈیا پاکستان میں کوئی نہیں پڑھا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ چلیں، آج آپ نے جو کچھ پڑھا اس کو آپ مزید ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے گا سمجھنے کے لیے، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔